20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जालौर जिले के सरनाऊ पंचायत समिति के नव सृजित राजीव नगर ग्राम पंचायत के दो सगे भाइयों ने अनूठी पहल की है। दोनों भाइयों ने अपनी खातेदारी से 3 बीघा जमीन ग्राम पंचायत को दान कर दी है, जबकि ये दोनों भाई भाखाराम और सुखराम बिश्नोई खुद बीपीएल परिवार से आते हैं। इनके पास रहने के लिए बहुत बड़ा पक्का मकान भले न हो, लेकिन इन्होंने ग्राम पंचायत को भव्य भवन बनाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन सौंप दी। खास बात यह है कि इनके पिता ने भी 20 साल पहले सरकारी स्कूल बनाने के लिए 2 बीघा जमीन सरकार को दे दी थी। मैं पंचायत बनाएगा एयरपोर्ट कोई सरकारी काम लेगा तो जब दिया हुआ है यहाँ पर पंचायत भवन बनाने वास्ते जमीन नहीं, मैंने जमीन सब दर्शन की थी। बहुत बहुत धन्यवाद है। राजस्थान फेट राजस्थान हिट के संदेश के साथ पूरे मरूदरा की दौड़ लगा रहे धावक तनिष्क गौड़ का दौसा पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। तनिष्क गौड़ ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में पहुंचने का लक्ष्य रखा है और अब तक वो 12 जिलों की दौड़ पूरी भी कर चुके हैं। जोधपुर से दौड़ की शुरुआत करने वाले तनिष्क गौड़ अब तक जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर की दौड़ लगा चुके हैं और अब वो दौसा पहुंचे हैं। तनिष्क का कहना है कि जोधपुर से शुरू हुई उनकी दौड़ जोधपुर में ही वापस खत्म होगी। दौसा के बाद तनिष्क गौड़ अलवर जाएंगे। मैं एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए निकला हूँ, जिसमें मैं राजस्थान के सभी 33 जिलों में दौड़ते हुए जाऊंगा, जिनकी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। राजस्थान सरकार का नारा है फिट राजस्थान हिट राजस्थान, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ नारा देने से राजस्थान फिट और हिट नहीं हो जाएगा। उसके लिए किसी युवा को आगे आकर कुछ कदम उठाना पड़ेगा। राजधानी जयपुर में स्थित राजस्थान के एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय की चमक फीकी पड़ती जा रही है। हाल ये है कि सालाना करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हर साल आधी से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व बचाने के लिए जर्मन और फ्रेंच भाषाओं के कोर्स भी शुरू किए गए थे, लेकिन उनमें भी कोई दाखिला नहीं ले रहा। आपको बता दें कि यहाँ शास्त्री यानी ग्रेजुएशन के 10 कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में 520 सीटों पर महज 39 ने ही एडमिशन लिया है, जबकि इस तरह आचार्य यानी पीजी कक्षाओं में 470 सीटों पर महज 101 सीटों पर एडमिशन हुए हैं। 4 सर्टिफिकेट कोर्स में कुल 33 आवेदन आए हैं, जबकि योगा, ज्योतिष और वास्तु समेत 7 डिप्लोमा कोर्सेज में अब तक 176 विद्यार्थियों ने एडमिशन के लिए आवेदन दिए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से चलने वाले 26 ऑनलाइन कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी को महज 20 आवेदन मिले हैं। यहाँ अधिक से अधिक छात्रों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हॉस्टल्स में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अधिक से अधिक शोध पे ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के स्कूलों में मासूम बालिकाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं के बाद बाल संरक्षण आयोग एक्शन में आ गया है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल इसी कड़ी में सीकर पहुंची, जहां उन्होंने जीगरबड़ी गांव के सरकारी स्कूल में एक छात्रा से हुई छेड़छाड़ की वारदात की जांच की। यहां बाल आयोग अध्यक्ष ने पीड़ित लड़की और उसके परिवार से मुलाकात करने के साथ साथ स्कूल के स्टाफ और दूसरे लोगों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में इन दिनों हुई दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर बाल संरक्षण आयोग गंभीर है और इसे लेकर बाल आयोग जल्द ही एडवाइजरी भी जारी करेगा और हर शनिवार को सभी स्कूलों में बच्चों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। बाल आयोग को पॉक्सो को लेकर जानकारी जो है वो सभी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों तक, सभी जिलों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी कार्यशाला के रूप में हम कार्यक्रम रखेंगे और सभी को पाबंद करेंगे, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को, कि अपने अपने स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को पॉक्सो को लेकर, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो छात्राएं हों, सबको एक बार जागरूक किया जाए। 12 से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ जिस शख्स की भीड़ पिटाई कर रही है उस पर आरोप है कि उसने एक चलती बस में अपने साथियों के साथ पत्थर फेंके थे। इस मामले में कई वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो बस के अंदर का है, जहां ड्राइवर बस को तेजी से भगाता दिख रहा है और अंदर मौजूद लोगों के चेहरों पर दहशत के बहाव साफ नजर आ रहे हैं। सब किसी तरह बस पर फेंके जा रहे पत्थरों से बचने की कोशिश में लगे हैं। इसके आगे के वीडियो में लोग बस से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं।
इसके बाद बाहर मौजूद हमलावरों ने बस ड्राइवर को पकड़ लिया और फिर उसे पीटने लगे। बस ड्राइवर को पिटते देख बस में मौजूद यात्री गुस्से में आ गए और उन्होंने एक हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर जैसे ही यात्रियों की पकड़ में आया, उस पर लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। भीड़ में शामिल लोग उसे पीटते रहे और ये जानने की कोशिश करते रहे कि उन लोगों ने बस पर हमला क्यों किया। बताया जा रहा है कि हमलावर और उसके साथी नशे में थे। इसी दौरान बस यहाँ आकर खराब हो गई। बस का ड्राइवर दूसरी बस का इंतजार कर रहा था कि इतने में इन लोगों ने इस पर हमला कर दिया। ड्राइवर ने किसी तरह बस को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर बस में मौजूद लोगों ने एक हमलावर को पकड़ लिया। इस हंगामे की खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हमलावर को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। चीन से तनातनी के बीच भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास LAC पर L-70 एयर डिफेंस गन की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि चीन सीमा से सटे इलाके में तैनात की गई ये L-70 एयर डिफेंस गन का अपग्रेडेड वर्जन है। इस एयर डिफेंस गन के बारे में आपको बता दें कि ये कई खूबियों से लैस है। L-70 एयर डिफेंस गन दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर सटीक निशाना लगाने के साथ साथ 1 मिनट में अलग अलग दिशाओं में 240 से 300 राउंड फायर कर सकती है। अपग्रेडेशन के बाद इस गन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और वीडियो टेस्टिंग जैसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। ये उपकरण दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसानी से निशाना बनाने में मदद करते हैं। L-70 एयरक्राफ्ट गन की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता करीब 27 किलोमीटर है। GCF फैक्ट्री ने पहले दौर में 100 गन का अपग्रेडेशन कर बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भेजा था, जिसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेडेशन कर इसे सरहद पर तैनात किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में LAC पर भारतीय फौज ने चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। सड़कों का जाल बिछाने के अलावा भारतीय फौज ने एक खास एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है। ये एविएशन ब्रिगेड हर पल मुस्तैद रहती है। इस बेस के लिए एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसके जरिए चीन की हर चाल पर पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा जरासी गड़बड़ी का पता चलते ही तमाम टुकड़ियों को अलर्ट पहुंचाना भी इसी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है। वायुसेना के सबसे उपयोगी हेलीकॉप्टर भी LAC के पास हर पल उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी तरीके की अगर चुनौती उनकी तरफ से आती है तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे LAC पर पहुंचना फौज के लिए मुश्किल कतई नहीं होगा। इसलिए सड़कें और सुरंग बनाने से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं पर BRO एक साथ काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में फौज की ये तैयारी इसलिए है क्योंकि LAC के दूसरी तरफ तिब्बत में चीन की हलचल तेज होने की सूचना सेना के पास है। सुरक्षा के लिहाज से इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में चीन ने इसी रास्ते से भारत में एंट्री की थी। कश्मीर में बाहरी लोगों पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की महिला जवानों को तैनात किया गया है। CRPF की ये महिला जवान हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर महिलाओं की तलाशी भी ली जा रही है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब CRPF की महिला कर्मियों की तैनाती इस कदर की गई है। लाल चौक पर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम के साथ साथ राजधानी श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। श्रीनगर के पुराने शहर और दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। वहीं कुछ इलाकों में इंटरनेट स्पीड को भी कम कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने नागरिक हत्याओं की जांच के तहत सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही यहां काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पिछले हफ्ते 13 आतंकवादियों को भी मार गिराया था, जिसके बाद से केंद्र की सरकार भी यहां के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। हैरान और परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें मुरादाबाद के सिरोहा वाजे गांव के पास से आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जान जोखिम में डालकर ये बस और ट्रक वाले आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई आम सड़क है। बताया जा रहा है कि ये लखनऊ के दिल्ली नेशनल हाईवे है, जिस पर कमर तक बारिश का पानी भर गया है। बस भी ट्रक भी सारा सवारी फंसा हुआ है, पूरा ऊपर तक ही पानी है। अब जा रहे हैं आगे को, देखते हैं कितना पानी है कितना नहीं। ये रास्ता इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक होने पर गाड़ी सैलाब में समा सकती है और जान के लाले पड़ सकते हैं। मौके पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बिना किसी के सुने आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
कब से पानी यहाँ पे ये रात 11 बजे से पानी आ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक रोक दिया पूरा? ट्रैफिक चल रहा है, थोड़ा हल्का हल्का निकाल रहे हैं, बड़े बड़े वाहन निकाल रहे हैं धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश के बदायूं से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक ट्रक और कार के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बताया गया है कि कार में सवार लोग शादी समारोह से घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया, जिसमें दुल्हन समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हुए इन लोगों को बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सका। ये टक्कर कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार के ड्राइवर और उसमें बैठी दुल्हन को बाहर निकालने में सबके पसीने छूट गए। जब तक उन्हें निकाला गया तब तक सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। नदवारी बजीरगंज के पास पड़ता है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ इको में और ट्रक में, जिसमें ड्राइवर, दुल्हन और एक व्यक्ति और बारात में जो शामिल थे, 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और जिस ट्रक से उसकी टक्कर हुई उसका भी अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक लड़की अपने ही नाबालिग भाई की हत्या के इल्जाम में पकड़ी गई है। आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना वाली जगह पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि 12 साल के भाई की हत्या उसकी ही नाबालिग बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी, क्योंकि भाई ने अपनी बहन और उसके दोस्त को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी घर वालों को देने की बात कही। बताया गया है कि इसी बात को दबाने के मकसद से दोनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। बेटी के इस कदम से माता पिता भी हैरान रह गए और उनके घर पर मातम पसर गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा किया है। लड़की ने और वो जो आरोपी है वो दोनों ने स्कार्फ से उसको गला दबा के उसकी हत्या की। हालांकि पुलिस ने ये भी बताया कि चोट लगने से हुई मौत की दलील देकर उसे आरोपियों ने गुमराह करने की भी कोशिश की थी। दिल्ली के किशनगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ बदमाशों ने फॉर्च्यूनर कार में सवार शख्स को जान से मारने के इरादे से उस पर गोलियों की बरसात कर डाली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये वारदात 2 दिन पहले की बताई जा रही है। हालांकि अब जाकर उसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखा कि एक फॉर्च्यूनर बाजार के बीच से गुजर रही थी, तभी उस पर पीछे से 4 बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से वहां हड़कंप मच गया और कार सवार किसी तरह वहां से भाग निकला। बताया गया है कि उन बदमाशों के निशाने पर धामी पहलवान नाम का शख्स था, जो कि उसी कार में बैठा था। हालांकि इस हमले में गोलियों से छलनी उसका ड्राइवर हुआ और धामी बाल बाल बच गया। हालांकि पुलिस ने सामने आए इस वीडियो के आधार पर कुछ ही घंटों के अंदर 4 बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार हुए इन बदमाशों के पास से पुलिस को कई हथियार भी मिले हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल भरवाने से पहले प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच करना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब दिल्ली के कई पेट्रोल पंप पर पीयूसी यानी कि प्रदूषण सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बताया गया है कि सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और इसकी जांच के लिए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से इन पेट्रोल पंप पर पुलिस की एक टीम भी तैनात की गई है। ये लोग पेट्रोल भरवाने आए लोगों से उनका प्रदूषण सर्टिफिकेट मांगते दिखे। इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर में एंट्री भी की गई। दावा किया गया है कि इस मुहिम के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने 500 टीमों का गठन किया, जो कि दिल्ली के अलग अलग पेट्रोल पंप पर चेकिंग में जुटी नजर आई। पीयूसी न होने पर लोगों का चालान काटा गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास सर्टिफिकेट तो था, लेकिन वो उसे साथ लेकर नहीं चल रहे थे। ऐसे लोगों के लिए इस टीम ने अलग से व्यवस्था की। डेटाबेस से क्रॉस वेरीफाई करेंगे और अगर उनका वहाँ पे जो डेटाबेस में शो कर रहा है कि इनका बना हुआ है, घर पे रखा है बट बना हुआ है, तो उनका चालान नहीं होगा, वरना ई चालान उनके घर पे भेज दिया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान का मकसद प्रदूषण कम करना तो है ही, साथ ही ये भी तय करना है कि जिन लोगों ने अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया वो भी जल्द से जल्द इसे बनवा लें। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां शरद पूर्णिमा के मौके पर एनसीपी पार्षद सचिन दोड़के ने लोगों में मुफ्त दूध बांटने का ऐलान किया था। एनसीपी पार्षद के इस ऐलान के बाद दूध लेने के लिए इतने लोग जुट गए कि उन्होंने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया और वहां अपने अपने बर्तनों में दूध भरवाने की होड़ सी मच गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर कोई ज्यादा मात्रा में और सबसे पहले दूध लेने की जद्दोजहद में एक दूसरे पर गिरता नजर आया।
वैसे बटना तो 10,000 लीटर दूध था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में शक इस बात का था कि कहीं वो चूक न जाएं। ये हालात केवल बड़ों के ही नहीं दिखे, उनमें बच्चे भी शामिल दिखे। बच्चे भी अपने घरों से बर्तन लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन किसी को भी ये परवाह नहीं दिखी कि इस भीड़ भाड़ में वो कोरोना की जद में भी आ सकते हैं। वहां मौजूद हर किसी पर ये जुनून सवार था कि मुफ्त में दूध लेकर रहेंगे। इसके लिए कोई बर्तन लेकर वहां पहुंचा तो कोई बाल्टी उठाकर ही घर से चल दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो पॉलीथिन में भी दूध लेने वहां पहुंच गए, लेकिन उनमें ना दूरी बनाए रखने के लिए नियम को मानने की इच्छा दिखी और ना ही भीड़ भाड़ से दूर रहने की, क्योंकि वहां सवाल फ्री में दूध लेने का जो था। मुंबई के होटल और रेस्टोरेंट में फिर एक बार रौनक लौट आई है। बिना वक्त की परवाह किए बगैर लोग खाने पीने में मस्त हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात 12 बजे तक होटल रेस्टोरेंट के खुले रहने से लोग किस कदर सुकून की सांस ले रहे हैं और होटलों में दावत उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में होटल और रेस्टोरेंट को अब रात 12 बजे तक खुला रखने का फैसला हो चुका है, जबकि दूसरी दुकानें रात 11 बजे तक ही खुली रह पाएंगी। मंगलवार को प्रदेश के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने इसे लेकर आदेश जारी किया था, जिसके बाद से देर रात तक होटल रेस्टोरेंट खुलने भी लगे हैं। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो लोग देर रात तक काम करते हैं और जिनके लिए घर पर खाना मुश्किल हो जाता है। अरे सिटी वापस लाइवली हो गई है, वापस वो सब मजा, ऐसे लग रहा है अब वापस जी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद घर से बाहर निकल के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा के इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है वापस हम लोग एक जिंदगी जी रहे हैं कोरोना के बाद। गजब की परंपरा है तलवार राज। हाथ में नंगी तलवार लिए ये रास हर किसी के वश की बात नहीं है। तलवार रास गुजरात के राजकोट की पहचान है और हर साल की तरह इस बार भी राजकोट के राज परिवार की ओर से 5 दिवसीय तलवार रास का आयोजन किया जा रहा है। तलवार रास का आयोजन राजपूत योद्धाओं के शौर्य और उनकी शहादत को याद करने के लिए किया जाता है। और आज हमने भी ये साबित कर दिया है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, इसीलिए हमने आज तलवार रास का आयोजन किया है। और ये क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज का एक प्रतीक है, इसीलिए जो अभी तक महिलाएं जो घर पे बैठी थी वो आज बाहर निकल के इस तलवार के साथ खेल रही है। तलवार रास की परंपरा काफी पुरानी है। कहा जाता है कि 1648 में सौराष्ट्र के ध्रोल स्थित भूचर मोची के ऐतिहासिक युद्ध में यदुवंशी जाडेजा राजपूतों ने अपने पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन किया था। इन राजपूतों की वजह से मुगलों को लोहे के चने चबाने पड़े थे और इस युद्ध में दोनों ओर के करीब 1 लाख सैनिक मारे गए थे। और उसी युद्ध की याद में अपने बहादुर राजपूत योद्धाओं को याद करने के लिए राजपूत महिलाएं तलवार रास का आयोजन करती हैं। और अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। अफगानिस्तान के कंदार में शिया समुदाय की एक मस्जिद में हुए धमाके का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। 15 अक्टूबर को हुए इस हमले में 47 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उसी धमाके का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो के पहले हिस्से में 3 आतंकी गोलियां बरसाते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उस वक्त मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी और वहां बड़ी तादाद में नमाजी इकट्ठा थे। आतंकियों के अंदर घुसते ही वहां हड़कंप मच गया। गोलीबारी के बीच लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग दरवाजे की तरफ भागे और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, जबकि कुछ दूसरी सीढ़ियों से दूसरी मंजिल की तरफ भागते दिखे। इससे पहले कि बुरी तरह सहमे ये लोग कुछ समझ पाते, मस्जिद के मेन हॉल में एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत थर्रा उठी। बाहर खड़े लोग तक धमाके की चपेट में आ गए। कई लोग तो वहां जमीन पर गिर पड़े। धमाके के बाद हर तरफ बर्बादी नजर आने लगी। शिया समुदाय को निशाना बनाकर किए गए इस जानलेवा हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। यमन के मारिब प्रांत के लिए महीनों से छिड़ी कब्जे की लड़ाई खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। अभी मारिब यमन की सुन्नी सरकार के हाथ में है, जबकि ईरान समर्थित शिया हूती विद्रोही उसे हथियाने के लिए आर पार की लड़ाई में लगे हुए हैं। आतंकियों के साथ इस लड़ाई में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर यमन के सैनिक भी साफ कर चुके हैं कि उन्होंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। हूती विद्रोहियों को नाको चने चबाने के लिए यमन की सेना के लड़ाके मशीन गन से लेकर बम तक बरसाते दिखे। सेना की ओर से ताबड़तोड़ इतने विस्फोट किए गए कि उनकी कान फाड़ आवाज ने वीरान इलाके में पसरे सन्नाटे तक को चीर दिया। देखते ही देखते हूती विद्रोहियों के ठिकाने मिट्टी में मिल गए और वो जान बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह भागते नजर आए।
आपको बता दें कि 2014 से यमन वहां की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। दरअसल मारिब यमन का वो अहम प्रांत है जहां तेल के कुओं का भंडार है, इसलिए हूती विद्रोहियों ने उस पर धावा बोला हुआ है। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में नए संविधान के लिए हुए आंदोलन की दूसरी बरसी के जश्न में हुई हिंसा ने रंग में भंग डाल दिया। 18 अक्टूबर 2019 को चिली के तानाशाही के दौर के संविधान के खिलाफ जनता ने बिगुल फूंक दिया था। लोगों की बुलंद आवाज ऐसी बयार लाई कि वहां अब नया संविधान बन रहा है। अपनी इस जीत को याद करने के लिए राजधानी सैंटियागो में फिर हजारों लोग जुटे थे। इस दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प शुरू हो गई। पहले तो प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, फिर उन्होंने सड़क पर लगे बैरिकेड फूके और फिर वहां आग लगा दी। रात होते होते तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की तो उन्होंने पानी का जवाब आग से दिया। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद पुलिस की गाड़ी पर पेट्रोल बम फेंक दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद तो पुलिस पर जिसे जो मिला उसी से हमला करने लगे। घंटों चले इस जंग में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। थाईलैंड के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए। वहां के सुफान बुरई नाम की जगह पर तो एक बांध फूट पड़ा, जिसके बाद वहां की सूरत ही बदल गई। उससे सैलाब की शक्ल में निकलते पानी ने सारे इलाके को डुबो दिया। ड्रोन कैमरे से ली तस्वीरों में दिखा कि गांव में सिर्फ घरों की छत ही पानी के बाहर बची, बाकी सब पानी में समा गया। वहां मौजूद रिहायशी बस्तियां टापू की तरह नजर आने लगी। कई बौद्ध मंदिर भी इसकी चपेट में आ गए। एक जगह पर तो एक बौद्ध भिक्षु पानी रोकने के लिए रेत की बोरियां लगाते दिखा, ताकि जितना हो सके बरसाती पानी को मंदिर से बाहर ही रखा जा सके। इसके अलावा कुछ लोगों को अपने घरों से पानी निकालते भी देखा गया। जब यह पानी इंसानी बस्तियों में दाखिल हुआ तो इंसानों के साथ ही जानवरों के लिए भी मुसीबत बन गया। वहां बच्चे लाइफ जैकेट पहनकर पानी को पार करते दिखे। एक जगह पर तो एक कुत्ता पानी में डूबने लगा, जिसे बच्चों ने किसी तरह पानी से बाहर निकाला। कुछ इलाकों में तो हालात इतने खराब हो गए कि सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।